हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो जैसे कि हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था अपना एसिड एंड बेसिस एंड साल्ट एंड उसमें थे हम पहला पोर्शन कर रहे थे जिसका नेम था बच्चे एसिड। ठीक है, तो हमने एसिड को के बारे में कुछ स्टडी की थी कि एसिड कुछ ऐसा नहीं है कि जो हमें हार्म करते हैं। उसके बाद हमने अरहीनियस की डेफिनेशन पढ़ी थी कि एसिड आर दो सब्सटेंसेस विच लूज एच पॉजिटिव आयन इन एक्वा सॉल्यूशन एंड बेसिस आर दो सब्सटेंसेस विच रिलीज ओ एच नेगेटिव आयन इन एक्वा सॉल्यूशन, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। सो हमने कुछ पढ़ा था, सो हम ना उसको कुछ जस्ट रिवाइज करते हैं। तो हम करते हैं यानी कि आर ओ पी डब्ल्यू का मतलब बच्चे कि रिवीजन ऑफ प्रीवियस वर्क। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ रखा है जल्दी जल्दी करूंगा, 5 मिनट में सारा रिवाइज करवा दूंगा। टेस्ट पे कैसा होता है एसिड का टेस्ट? सबको मालूम है कि एसिड इज राइट फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस, जिसका मतलब होता है सोर, खट्टापन। ठीक है, उसके बाद टच के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हर एक एसिड को बेसिकली टच करने का मतलब जनरली हमने एसिड को डिवाइड किया था कि एसिड और क्रोजिव इन नेचर, यानी कि टच करने का हाथ चला देते हैं हमारा। फॉर एग्जांपल H2SO4 आ जाएगा, HNO3 आ जाएगा। जो H2SO4 होता है अगर हम उसको हाथ लगाए तो वो हमारी बॉडी को ब्लैक कर देता है। जो अगर HNO3 की बात करो उसको हाथ लगाए तो हमारी बॉडी को येलो कर देता है। वो भी मैंने बताया था ज़ैंथोप्रोइटिक एसिड बन जाता है हमारी बॉडी पे, क्योंकि हमारी बॉडी पे ऐसा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो एसिड कैसे दिखते हैं? सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं। ये भी हमने स्टडी किया था। अरहीनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके बाद एसिड, ये हमने पढ़ा था ना बच्चे। मैंने आपको ये भी बताया था कि अरहीनियस कॉन्सेप्ट एक इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज अरहीनियस तो ये बताता था जिसके अंदर H पॉजिटिव होगा, जो पानी में H पॉजिटिव रिलीज करेगा वो एसिड होगा, एंड जो पानी में OH नेगेटिव रिलीज करेगा वो बेस होगा। लेकिन SO2 एंड NO2 के बीच में तो H पॉजिटिव के नाम की चीज़ ही नहीं है, ना ही OH नेगेटिव ना की चीज़। फिर अरहीनियस की यहाँ पे बोलती बंद होगी। फिर इसको किसने एक्सप्लेन किया था? ल्यूइस ने एक्सप्लेन किया था। ठीक है बच्चे, बट हमने ल्यूइस के बारे में पढ़ना नहीं फिलहाल। इतना आपने मानकर चलना है कि अरहीनियस कंसेप्ट इज नॉट कंप्लीट कंसेप्ट, ये इनकम्प्लीट है। उसके बाद बच्चे हमने पढ़ा था कि हमारे एसिड को टेस्ट करने के लिए हमारे पास टोटल 4 टेस्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज हम उसको टेस्ट कर लें। क्या कर लें? उसको टेस्ट कर लो, एसिड को टेस्ट कर लो, पता लग जाएगा। लेकिन बेटा जब हमने एसिड, हर एसिड को हम टेस्ट नहीं कर सकते, बट जनरली एसिड आर सोर इन टेस्ट एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। ठीक है, तो सेकंड टेस्ट हमारे पास कौन सा है? फिनोल्फथैलीन। फिनोल्फथैलीन टेस्ट होता है। फिनोल्फथैलीन को में अगर किसी सब्सटेंस को डिप करेंगे, मैंने बताया था अगर उस सब्सटेंस का कलर वैसा ही रहे, यानी कि कलरलेस रहे, वो कैसा रहे? कलरलेस, तो बोलेंगे उस बोला सब्सटेंस कैसा है? एसिड है। अगर वो कलर दे दे हमें पिंक, अगर कलर दे दे पिंक, तो हम बोल देंगे वो वाला सब्सटेंस कैसा है? बेस है। ऑन द अदर एंड अगर मान लीजिए हमारे पास फिनोल्फथैलीन अवेलेबल नहीं है हमारी लैब में, जब हमारे घर में अवेलेबल नहीं है, और हमें किसी ने सब्सटेंस दे दिया और पूछा कि इसको चेक करो कि ये एसिड है या बेस है, ना ही हम उस सब्सटेंस को टेस्ट कर सकते हैं। सपोज करो, जस्ट इमेजिन कि ना कि हम उस सब्सटेंस को टेस्ट कर सकते हैं और ना ही हमारे पास फिनोल्फथैलीन अवेलेबल है। देन वी मूव टू मिथाइल ऑरेंज टेस्ट। फिर हम मिथाइल ऑरेंज की टेस्ट की तरफ मूव कर देंगे। अगर वो वाला सब्सटेंस पिंक कलर देगा मिथाइल ऑरेंज में, हम बोल देंगे कि हमारा जो सब्सटेंस है वो एसिड है। ठीक है, अगर मान लीजिए वो कलर देगा येलो, तो हम बोल देंगे कि हमारा सब्सटेंस बेस है। ये पढ़ रखे हमने। लिटमस में एसिड कैसा कलर देता है? रेड देता है, एंड बेस कैसा कलर देता है? ब्लू देता है। बच्चे ये आपको याद होना चाहिए। इन सभी को हम पता क्या नेम देते हैं? इन सभी को एक खास नेम देते हैं, इनको बोलते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का मतलब ये एक ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई एसिड है या बेस है, बाय चेंजिंग कलर, बाय चेंजिंग देयर कलर। यही तो बता रहे हैं ना। मान लीजिए मैंने आपको ये स्केच पूछा क्या ये एसिड है या बेस है, जस्ट इमेजिन कि मान लीजिए कुछ केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, और इसको मैंने लिटमस में डाल दिया। मान लीजिए इस केमिकल सब्सटेंस का, इसको ऐसे स्केच में सोचना, ऐसे ऐसा स्केच सोचो जो कि केमिकल का बना हुआ है, केमिकल सब्सटेंस है। मान लीजिए जब मैंने इसको लिटमस पेपर के साथ लगाया और लिटमस का कलर कर दिया इसने रेड, तो मैं बोल दूंगा भाई ये तो एसिड है। तो लिटमस ने कैसे बताया हमने कि लिटमस ने हमको कैसे आइडिया दिया कि ये एसिड है? बाय चेंजिंग देयर कलर। इसका कलर चेंज कर दिया, रेड कलर कर दिया इसका। इट मीन्स इन सभी को क्या नाम देते हैं? हम स्पेशल नाम देते हैं, जिसका मतलब है इंडिकेटर। आपने पढ़ा हुआ है। उसके बाद हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। सबसे पहले अगर आपसे पूछे कोई एसिड्स की टाइप कितनी होती है, तो ये क्वेश्चन पूछना ही पाप है ना। लाइक मैंने बताया था कि अगर आपसे कोई पूछे प्लांट कितने टाइप्स होते हैं, तो उसको हाथ जोड़ दो कि हम नहीं बता सकते। पहले हम उसको क्या करेंगे? क्लासीफाई करेंगे। पढ़ा था ना। सिमिलरली हम एसिड्स की भी सीधा टाइप नहीं बताते, सबसे पहले इसको क्लासीफाई करते हैं। लाइक सबसे पहले हमने 4 कैटेगरीज बनाई थी, सोर्स, बेसिसिटी, स्ट्रेंथ एंड कंसंट्रेशन के बारे में। टोटल 4 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया था। ठीक है, कितने कैटेगरी में डिवाइड किया था बच्चे? 4 कैटेगरी में। तो स्टूडेंट्स हमने सोर्स के बेस पर डिवाइड किया था। सोर्स के बेस पे किस में डिवाइड किया था? ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड में, है ना। ऑर्गेनिक एसिड कौन से होता है? जिसमें कार्बन होता है एंड हाइड्रोजन होता है, यही बात की थी। और इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड्स आर दोज एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, जो हमें लिविंग थिंग्स से मिलते हैं। और ऑन द अदर एंड हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें कार्बन पाया जाता है एंड हाइड्रोजन पाया जाता है। एंड सोर्सेज के बेसिस पे हमने इनऑर्गेनिक एसिड्स पे भी डिवाइड किया था। इनऑर्गेनिक एसिड्स का अनदर नेम होता है मिनरल एसिड्स।
क्लियर है। तो मिनरल एसिड कौन से हो गए या इनऑर्गेनिक एसिड कौन से होंगे जिसमें कार्बन अवेलेबल नहीं होगा, जिसमें कार्बन नहीं होएगा। बट वन एक्सेप्शन थी हमारे पास, यानी कि कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड में कार्बन भी पाया जाता है एंड हाइड्रोजन भी पाया जाता है, बट फिर भी ये कैसा एसिड है, मिनरल एसिड है, यानी कि इनऑर्गेनिक एसिड है। शक्ल से देखने को तो हमें ऑर्गेनिक लगता है। और एक बात खास ध्यान रखनी है, आपको सभी को पता है कि जो एसिड्स होते हैं ना वो लिटमस को कैसा कलर इंपार्ट करते हैं, रेड कलर इंपार्ट करते हैं, यानी कि रेड कलर देते हैं लिटमस पे। बट कार्बोनिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो लिटमस पे पिंक कलर इंपार्ट करता है। कैसा कलर इंपार्ट करता है, पिंक कलर। अब ऐसा क्यों करता है ये बेटा, ये ऐसा इसलिए करता है बिकॉज ये एसिड काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, काफ़ी ज़्यादा वीक होता है। जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो उसमें होता है ना ये कार्बोनिक एसिड, ड्यू टू इट्स वीकनेस, इसकी स्ट्रेंथ कम होने के कारण, इसका नेचर वीक होने के कारण ये कैसा कलर इंपार्ट करने लगता है, पिंक कलर इंपार्ट करने लगता है। थोड़ा हल्का हमें पिंक कलर सी फील देता है, ठीक है। बस ये आपको एक्सेप्शन पता होनी चाहिए कि शक्ल से तो हमें ये ऑर्गेनिक एसिड लगता है, बट असल में है कैसा, ये इनऑर्गेनिक है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक को हमने फर्दर 2 कैटेगरीज में ब्रेक किया था, वन इज ऑक्सी एसिड्स एंड अनदर वन इज हाइड्रा एसिड। कई बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि एसिड्स को 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है कॉम्पोजिशन के बेस पे। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉम्पोजिशन के बेस पे एसिड किन टाइप्स के होते हैं, कॉम्पोजिशन का मतलब उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो कॉम्पोजिशन के बेस पे हम 2 कैटेगरीज में बांटते हैं। फर्स्ट वन इज ऑक्सी एसिड्स एंड सेकंड वन इज हाइड्रा एसिड। तो इसके बारे में हमने अच्छी तरह पढ़ रखा है कि ऑक्सी कौन से होते थे एंड हाइड्रा कौन से होते थे, पता है ना आप सभी को। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेसिसिटी के बेस पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिसिटी का मतलब क्या है। बेसिसिटी का मतलब हमने क्या पढ़ा था, ये जस्ट बेटा क्विक रिवीजन करवा रहा हूं, ठीक है। बेसिसिटी का मतलब क्या था कि किसी भी एसिड के पास कितनी एबिलिटी है कि पानी में कितने को नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस दे सकता है हमें, और इन अदर वर्ड्स कितने नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर सकता है पानी में। हाइड्रोनियम आयन का मतलब H3O पॉजिटिव आयंस। कई बुक वाले आपकी इजीनेस के लिए वो क्या लिख देते हैं, H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज H पॉजिटिव जब पानी के साथ कंबाइन होगा तभी तो H3O पॉजिटिव देता है ना हमें। इतनी बात क्लियर है ना बच्चे। तो ध्यान देना, बेसिसिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है, किसी ऐसी एसिड के पास कितनी कुछ क्षमता है कि वो पानी में कितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर सकता है। मैं ये नहीं वर्ड बोल रहा बच्चे उसमें कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है उस एसिड में, ये बात कर रहा हूं कि वो वाले एसिड के पास कितनी की एबिलिटी है कि पानी में कितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर सकता है। सो फर्स्ट एग्जाम, इसको बेसिसिटी के बिहाफ पर हम टोटल 4 कैटेगरी में बांट देते हैं आपके लेवल के अकॉर्डिंग मेनली। फर्स्ट वन इज मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक एंड टेट्राबेसिक। मोनोबेसिक कि एक ऐसा एसिड है जो पानी में सिर्फ एक H पॉजिटिव आयन रिलीज कर सकता है। उसकी कोई एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं, CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड है, जिसको जो विनेगर भी बोल लेते हैं, ठीक है। मुझे इतनी बात विनेगर में प्रेजेंट होता है। एक बात ध्यान रखना बच्चे, जो CH3COOH होता है ये पानी में कितने H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है, ये मैंने आपको रिएक्शन करवाई थी लास्ट वीडियो में। तो बेटा इसकी ये कितनी बेसिसिटी होती है इसकी, ये मोनोबेसिक होता है। मोनोबेसिक होता है बिकॉज इसमें जो दिखने में तो हाइड्रोजन में 4 दिख रहे हैं, असल में जो टूटता है ना पानी में वो सिर्फ एक ही टूटता है, H पॉजिटिव आयन। तो यही तो बेसिसिटी की खास बात है कि आपने ये नहीं चेक करना कि किसी एसिड में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, आपने चेक पता क्या करना है कि वो वाला एसिड पानी में कितने H पॉजिटिव प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये एक ही प्रोड्यूस करता था पानी में, टूटने वाला सिर्फ इसमें एक था। ये मैंने लास्ट वीडियो में करवाई थी रिएक्शन। सिमिलरली बच्चा मुझे बताओ कि HCl की एसिड कितनी होगी। आई एम श्योर कि आपका आंसर 1 नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और जब पानी में टूटता है तो एक H पॉजिटिव ही टूटता है पानी में, ठीक है। तो HNO3 इसकी बेसिसिटी 1 है बच्चे। H2SO4 इसकी बेसिसिटी कितनी है बच्चे, 2 बेसिसिटी है इसकी, कितनी है, 2 है। एक हमने काफी ब्यूटीफुल किया था ये वाला कंपाउंड फास्फोरस एसिड का, H3PO3 बच्चे, ये किसमें टूटता था, इसकी बेसिसिटी कितनी थी। ये शक्ल से तो इसमें 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन इसकी बेसिसिटी कितनी आई थी जब हमने चेक करा था, बच्चे इसकी बेसिसिटी कितनी आई थी आपको, अगर आपको याद हो तो इसकी बेसिसिटी कितनी आई थी। तो इसकी बेसिसिटी बच्चे 2 थी, कितनी थी, 2 थी। हमने किया था ना, बिकॉज इसमें जो ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट थे हाइड्रोजन वही हमने देखने जो पानी में टूटते थे। ये आपको लास्ट वीडियो में रिएक्शन करवाई थी, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट चलता हूँ। तो नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक है टेट्राबेसिक। टेट्राबेसिक या मैंने आपको एग्जांपल नहीं दी, बट आपको दिमाग में एक एग्जांपल रख लेनी है, अगर बाई चांस आपसे कोई पूछ लेता है। वो हमारे पास एग्जांपल होती है सिलिसिक एसिड की। किसकी, सिलिसिक एसिड। इसकी आपको एग्जांपल याद होनी चाहिए, बस ज्यादा नहीं हमें को चाहिए। टेट्राबेसिक पे पहली बात तो आपसे पूछेगा ही नहीं, ज्यादा क्वेश्चन पता है किस बेस पे बनते हैं, ज्यादा बनते हैं ट्राई बेसिक पे बेस पे। और जा फिर ये वाला क्वेश्चन बताया था मैंने H3PO3 वाला, ये एग्जांपल पे क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो आपको बस वैसे नॉर्मल पता होना चाहिए कि टेट्रा बेसिसिटी वाले किसी एसिड की एग्जांपल दे दो। टेट्रा बेसिसिटी वाले एसिड की एग्जांपल का मतलब बेटा क्या है कि ऐसा कौन सा एसिड है जो पानी में 4 नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर सकता है।
तो उसकी एग्जांपल आपको सिर्फ एक याद रख लो, H4SiO4, इसका नाम होता है सिलिसिक एसिड। क्लियर है? सो लेट्स मूव। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था जब भी एक डाई बेसिक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है वो हमें क्या देता है, एक तो नॉर्मल साल्ट प्रोड्यूस करता है एंड एक एसिडिक साल्ट प्रोड्यूस करता है। एक नॉर्मल साल्ट प्रोड्यूस कर सकता है और एक एसिडिक साल्ट है। ये सारा प्रीवियस वर्क हमने कर लिया पहले। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था H2SO4। जब हम H2SO4 क्या है, डाई बेसिक नेचर है ना। डाई बेसिक का मतलब बेटा यहाँ पे क्या है, एक बात याद रखना, बेसिसिटी की बात हमेशा किसके लिए होती है, एसिड के लिए होती है। बेसिसिटी की बात हमेशा किसके लिए होती है, एसिड के लिए होती है। कभी ऐसे मत कंफ्यूज हो है ना कि बी स्टार्ट फ्रॉम बी बेस बी से स्टार्ट होता है एंड बेसिसिटी बेस के लिए डिफाइन होता है ना, ये बिल्कुल रॉन्ग है सोचना। बेसिसिटी हमेशा किसके लिए डिफाइन होती है, एसिड के लिए। क्लियर है इतनी बात? चलो H2SO4 के बारे में आपको पता है सबको कि डाई बेसिक नेचर है, यानी कि इसकी बेसिसिटी 2 है। इसका मतलब ये पानी में मैक्सिमम 2 H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? जब इस एसिड को मैंने एक बेस के साथ रिएक्ट करवाया NaOH से, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से, इसने क्या किया, दो पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, मैंने बताया था। या तो क्या हो सकता है कि एक हाइड्रोजन पहले रिमूव हो जाए, यानी कि पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो जाए। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट का मतलब पहले एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दो। बेटा जब एक हाइड्रोजन बाहर निकालूंगा उसकी जगह कौन ले लेगा, एक सोडियम आके ले लेगा, तो हमें क्या मिलेगा, NaHSO4 प्लस वाटर। क्लियर है? अब इस एसिड, ये कैसा एसिड बनता है, ये कैसा साल्ट बनता है, सॉरी ये एसिडिक साल्ट बनता है। क्यों? बिकॉज अभी इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये आगे जाके इसके आयन बन सकते हैं। तो अगर मान लीजिए H2SO4 को फुल डिस्प्लेसमेंट करवा देता हूं मैं, फुल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि अब मैंने दोनों हाइड्रोजन रिमूव करवाने हैं H2SO4 में से। तो 2 हाइड्रोजन रिमूव कराने के लिए मुझे 2 सोडियम चाहिए। 2 हाइड्रोजन रिमूव कराने के लिए 2 सोडियम चाहिए ना, हाइड्रोजन की जगह तो किसी ने लेनी है। इसलिए मैंने सोडियम भी कितने ले लिए बच्चे, 2 ले लिए। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने कितने ले लिए, 2 ले लिए। और मुझे क्या मिला, Na2SO4, यानी कि एक नॉर्मल साल्ट मिल गया। अब इसे नॉर्मल साल्ट क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है नहीं है। ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया था टोटली कि डाई बेसिक एसिड को जब भी एक बेस के साथ रिएक्ट कराया जाता है हमें एक नॉर्मल साल्ट मिलता है एंड एक एसिडिक साल्ट मिलता है। अभी नेक्स्ट खेलते हैं। अभी नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बच्चे ट्राई बेसिक एसिड। ये काफ़ी अच्छा है। ट्राई बेसिक एसिड, कोई एग्जांपल ट्राई बेसिक की। अभी हमने एक एग्जांपल सीखी थी H3PO3, यानी कि फॉस्फोरस एसिड। इसकी बेसिसिटी कितनी थी, 2 थी। याद है इसकी बेसिसिटी कितनी थी, 2 थी। ये मैंने आपको एग्जांपल करवाई भी थी। H3PO3 की बेसिसिटी कितनी होती है बच्चे, 2 होती है। ये मैंने आपको समझाया था ना टोटली इसके बारे में, हाँ ना। अगर आपको इसकी स्ट्रक्चर रिमेंबर हो तो मैं अभी बता भी देता हूँ इसकी स्ट्रक्चर कैसी थी। इसकी स्ट्रक्चर ऐसी थी, OH और यहाँ पे केला हाइड्रोजन लगा होता था। क्लियर है? बताऊं अभी आप रिमेंबर करना कि फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, फॉस्फोरस का 15 एटॉमिक नंबर होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगी, 285। फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगी बच्चे, 285। मानते हो इतनी बात? अब ये क्या कर सकता है फॉस्फोरस, या तो 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या फिर 5 रिमूव कर सकता है। सो फॉस्फोरस क्या करता है, 3 भी कई बार शो कर लेता है अपनी। इसकी वैलेंसी कितनी काउंट होती है, मेनली कई बार 3 बॉन्ड भी बना लेता है और कई बार 5 भी बना सकता है। ठीक है? यानी कि अगर 5 रिमूव करे तो इस केस में फॉस्फोरस की कन्फिग्रेशन कितनी शो हो रही है, यानी कि इस केस में वो कितने बॉन्ड बना रहा है, कितनी वैलेंसी शो कर रहा है, इस केस में 5 शो कर रहा है। ठीक है? ये बात सोचने वाली है। ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में यही रहता है कि फॉस्फोरस की जो वैलेंसी होती है ना 3 होती है, बट कई बार वो 5 भी कर सकता है। क्लियर है? इस केस में कितनी कर रहा है, 5 कर रहा है। क्लियर है ना? यहाँ पे देखो, अपने आप को स्टेबल करने के लिए या तो 5 रिमूव करे या फिर 3 गेन करे। इट मीन्स 5 भी शो कर सकता है एज वेल एज 3 भी शो कर सकता है। सो इस केस में कितनी कर रहा है, H3PO3 वाले केस में 5 शो कर रहा है, इसलिए ये केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो H3PO3 की बेटा वैलेंसी कितनी होती है, या फिर आपसे मैं अगर पूछूं बेसिसिटी कितनी होती है, तो आपका आंसर होगा 2 होगा। क्यों होगा, बिकॉज ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कंबाइन है, सिर्फ यही रिमूव होएंगे। क्लियर है? चलिए उसके बाद करते हैं H3PO4 की। अब ध्यान देना, PO4 की बात कर रहा हूँ, जिसका नाम होता है फॉस्फोरिक एसिड। क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड। अब इसमें 3 हाइड्रोजन है ना, इसकी ये ट्राई बेसिसिटी ही शो करता है। बस एक्सेप्शन पता किसमें थी बच्चे, इसमें कंफ्यूजन करते हैं और पेपर पूछने वाला आपसे पूछता भी यही क्वेश्चन ही है कि पेपर में दिखते था में 3 हाइड्रोजन है बट बेसिसिटी 2 शो करता है। तो आपको इसमें ध्यान रखना, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 थी, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं कि H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड हमें कितनी बेसिसिटी शो करता है। तो बेटा फॉस्फोरिक एसिड को देखने के लिए हमने क्या किया, इसका एक्वस सोल्यूशन लिया। बेसिसिटी का मतलब क्या है कि कितने H पॉजिटिव आयन देता है पानी में। तो पानी में डाल के देख लेते हैं कितने दे रहा है। तो पहले पानी में डाला, अगर बाय चांस अभी सीधे तो 3 H पॉजिटिव छोड़ नहीं देगा, धीरे धीरे छोड़ेगा ना, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन देते हैं। पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होगा,
H पॉजिटिव देगा। ये रिवर्सिबल रिएक्शन बेटा इसलिए होती है बिकॉज ये स्टेबल नहीं होती, वापस जाना पसंद करती है, ठीक है, अंदर इक्विलिब्रियम चलता रहता है, ये मैंने बताया हुआ आपको अच्छी तरह पहले से। तो H पॉजिटिव बनेगा और साथ में क्या बनेगा, H2PO4 नेगेटिव। H2PO4 1 नेगेटिव क्यों बना बच्चे, बिकॉज ये यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे और एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला गया और वो वाला इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, इसने ले लिया, इसलिए 1 नेगेटिव आ गया। क्लियर है। अब बाय द वे ऐसे रिएक्शन भी हो सकते हैं। अब ये चीज स्टेबल नहीं है H2PO4 नेगेटिव, ये इसका अभी भी एक्वा सोल्यूशन में, ये पानी में ही है, अभी भी ये पानी में है, ठीक है। फिर ये टूट सकता है, फिर ये टूट सकता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी बिकॉज ये स्टेबल नहीं बनता। अब ध्यान से देखना, जब H2PO4 नेगेटिव टूटेगा H पॉजिटिव जाएगा बाहर। H पॉजिटिव का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर जा रहा है। H पॉजिटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन लगे हैं, एक हाइड्रोजन जब निकलेगा ना बाहर अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा वो कौन ले लेगा, ये पीछे जो बैठा बंदा HPO4 नेगेटिव था ना, अब 2 नेगेटिव क्यों हो गया, बिकॉज ये वाला जो हाइड्रोजन निकला ना बाहर ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाएगा। क्लियर है। सिमिलरली बच्चे अब लास्ट हाइड्रोजन बचा हमारे पास, सिर्फ लास्ट हाइड्रोजन। अब ये क्या करेगा, अब यहाँ पे 2 नेगेटिव आएगा बच्चे, यहाँ पे 2 नेगेटिव आएगा, ये देखो ये वाली रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे 2 नेगेटिव आएगा। अब ये जब टूटेगा पानी में, अब ये टूटेगा, H पॉजिटिव जाएगा बाहर, H पॉजिटिव बाहर जाएगा, पीछे अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाएगा, पीछे इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाएगा तो इसके पास पहले से 2 नेगेटिव, अब कितना हो जाएगा, 3 नेगेटिव हो जाएगा और H पॉजिटिव बाहर ऐसे आ जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास कितने H पॉजिटिव आयन बने, 3 बने। इट मीन्स H3PO4 की बेसिसिटी कितनी होगी बच्चे, 3 होगी। इतनी बात क्लियर है। आगे मूव करूं, चलिए। तो इट मीन्स बच्चे एक जैसे हमने सीखा था कि डाई बेसिक एसिड को जब बेस से रिएक्ट कराया जाता है, एक एसिड साल्ट मिलता है, एक नॉर्मल साल्ट मिलता है। सिमिलरली बच्चे जब ट्राई बेसिक एसिड को एक बेस के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमें 2 एसिड साल्ट मिलते हैं एंड एक नॉर्मल साल्ट मिलता है। अब ऐसा क्यों, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, आपको पता है हर एक पर्सन के कुछ ना कुछ रूप होते हैं ना। हमारा नॉर्मल रूप तो एक ही रहता है हमेशा, कभी हम गुस्से में आ जाते हैं, कभी खुश होने लगते हैं, बट हमारा नॉर्मल रूप तो एक ही होता है ना, जो हमारा अंदर अंतरात्मा शो करती है वो तो एक नॉर्मल रूप है ना। सिमिलरली बस ऐसे आप याद रख सकते हो कि ये ट्राई बेसिक एसिड का मतलब क्या है कि ये अपने 3 रूप शो कर सकता है, 3 रूप शो कर सकता है। अगर एक H पॉजिटिव छोड़ दे, अगर 2 H पॉजिटिव छोड़ दे और एक 3 H पॉजिटिव छोड़ दे तो 2 इसके 3 रूप है मेनली। नॉर्मल रूप कितना है इसका, नॉर्मल रूप एक ही है, हर एक नॉर्मल एक ही होता है। जैसे डाई बेसिक एसिड था, डाई बेसिक एसिड क्या करता था, एक नॉर्मल साल्ट देता था और एक एसिडिक देता। सिमिलरली ट्राई बेसिक क्या करता है, एक नॉर्मल देता है, 2 एसिडिक देता है। अभी देख लेते हैं कैसे, अभी ध्यान से देखना मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। H3PO4 ये एसिड लिया और इसको एक बेस के साथ रिएक्ट करवाया। क्लियर है। तो पहला केस, अगर ये एक H पॉजिटिव छोड़े, H3PO4 बोले कि यार मैं तो सिर्फ एक ही पहले छोड़ता हूँ, मैं सीधा 3 H पॉजिटिव नहीं छोड़ सकता, पहले एक H पॉजिटिव छोड़ता हूँ। मान लीजिए पहले इसने एक H पॉजिटिव छोड़ दिया तो पीछे इसके पास कितने बच गए, H2 बच गए। तो एक H छोड़ दिया, जितने यहाँ पे देखना जितने हाइड्रोजन हटाने हैं उतने सोडियम चाहिए। हमने जितने हाइड्रोजन हटाने ना उतने उनकी प्लेस लेने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, उसके लिए हम किसको बुलाते हैं, सोडियम को बुलाते हैं। तो ये देखो हमने इसमें से अगर पार्शियल डिस्प्लेसमेंट करा दी, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट कराने का मतलब इसमें से पहले एक हाइड्रोजन को रिमूव करा दिया। जब हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कराएंगे तो उसकी जगह एक सोडियम ले लेगा और 2 हाइड्रोजन पीछे बचे, तो ये रहे 2 हाइड्रोजन, पीछे क्या बचा PO4, तो PO4 ये रहा। क्लियर है दोस्तों, सारा ध्यान आपका वीडियो की तरफ होना चाहिए और मेरे शब्दों की तरफ होना चाहिए, तभी ये समझ आएगा आपको। क्लियर है। अपनी कॉपी अपने पास रखो और साथ साथ नोट करो, जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। आगे देखो, और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। इसका नाम क्या होगा, मोनोसोडियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट। मोनोसोडियम, मोनो का मतलब सिंगल सोडियम है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है यानी कि डाईहाइड्रोजन। PO4 की जगह क्या यूज करते हैं, फॉस्फेट। क्लियर है। इसका नेम क्या होगा, मोनोसोडियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट। आगे मूव करें। अगर बाय द वे अगर हम इस एसिड में से 2 हाइड्रोजन को रिमूव करा दें, बाय द वे अगर हम इस एसिड में से 2 हाइड्रोजन को रिमूव करा दें बच्चे, अगर 2 हाइड्रोजन को रिमूव करा देंगे तो हमें कितने सोडियम की नीड है, 2 सोडियम चाहिए उन 2 हाइड्रोजन की जगह लेने के लिए, उन 2 हाइड्रोजन की जगह लेने के लिए 2 सोडियम चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे 2 सोडियम लगा दिए। तो क्या बनेगा, Na2, पीछे एक H बचेगा, 2 हाइड्रोजन निकाल दिए ना, उन 2 हाइड्रोजन की जगह 2 सोडियम ने ले ली, पीछे एक H बचा, यहाँ पे लगा दिया, PO4 ये पड़ा और PO4 वैसे ही यहाँ पे आ गया। ठीक है। और साथ में क्या निकलेगा बच्चे, वाटर निकलेगा। क्या मुझे आप इसका नेम बता सकते हो, तो बेटा इसका नाम बनेगा, यहाँ पे सोडियम कितना, यहाँ पे सोडियम कितना था, एक ही था, इसलिए मोनोसोडियम लिख दिया। यहाँ पे सोडियम कितना है हमारे पास, 2 है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा डाईसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। मैं लिखूंगा नहीं, आप जस्ट सुन लो और लिख लेना, डाईसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। क्लियर है। नेक्स्ट केस, यहाँ पे बच्चे कौन सी डिस्प्लेसमेंट हुई है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हुई है।
बिकॉज अभी हमने पूरे हाइड्रोजन बाहर निकाले, कितने निकाले हैं 2। अब मैं फुल डिस्प्लेसमेंट करवाने लगा हूँ, यानी कि सारे के सारे हाइड्रोजन बाहर भेजने लगा हूँ। अगर मैं तीनों के तीनों हाइड्रोजन बाहर निकाल दूँ तो मुझे कितने सोडियम चाहिए उसके लिए, 3 सोडियम चाहिए, 3 सोडियम लगा दिए। क्लियर है बेटा, जितने हाइड्रोजन आपको बाहर निकालने हैं उतने ही हमें सोडियम की नीड होती है उनकी प्लेस लेने के लिए। क्लियर है। ये ट्राई बेसिसिटी का मतलब क्या है कि 3 H पॉजिटिव दे सकता है मैक्सिमम। अब तीनों इकट्ठे नहीं देता, धीरे धीरे देता है कि पहले 1 दे दिया, फिर 2 दिए, फिर 3 दिए, तो नेचर तभी तो अलग लगाता है ना। सो ये एक साल्ट कैसा है, एसिडिक साल्ट है, एसिडिक है ये साल्ट। बना तो साल्ट ही, क्यों, बिकॉज अभी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये भी साल्ट कैसा है, एसिडिक है, क्यों, बिकॉज अभी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। लास्ट केस देखते हैं, अगर तीनों हाइड्रोजन रिमूव करा दें, यानी कि फुल डिस्प्लेसमेंट करवा दें, तो फुल डिस्प्लेसमेंट करवाने के लिए तीनों हाइड्रोजन रिमूव कराने पड़ेंगे, और तीनों हाइड्रोजन की जगह लेने के लिए 3 सोडियम की नीड है, इसलिए 3 NaOH लगा दिए। तो बच्चे 3 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, उनकी जगह 3 सोडियम ले लेंगे, पीछे फॉस्फेट ऐसे लगा रह जाएगा। ठीक है, तो इसका नेम बच्चा क्या होगा, ट्राई सोडियम फॉस्फेट, ट्राई सोडियम फॉस्फेट। ये साल्ट कैसा बना, नॉर्मल साल्ट बना। ये कैसा बना, नॉर्मल साल्ट, क्यों, बिकॉज इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात समझ आ रही है बच्चे, आगे मूव करें। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास टेट्रा बेसिक एसिड था, उसकी एग्जांपल हमें पता है सैलिसिक एसिड। क्लियर है ना आपको। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हमने किस पे डिवाइड किया था, हमारे क्लासिफिकेशन कैसी की थी हमने, सोर्स के बेस पे हमने पढ़ लिया, बेसिसिटी के बेस पे पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारे पास बचता है बच्चे स्ट्रेंथ के बेस पे। बेसिसिटी के बेस पे 100% एक क्वेश्चन बनता है, वो भी बनता है, ज़्यादातर चांसेस रहते हैं H3PO3 के बनने के, ठीक है, एंड H3PO4 के बनने के। ये आपको थोड़ा ध्यान में होना चाहिए। और CH3COOH के बेस पे भी बनता है कई बार। स्ट्रेंथ के बेस पे एंड कंसंट्रेशन के बेस पे अभी हम डिवाइड करते हैं अपने एसिड्स को, क्लासीफाई कर रहे थे ना। चलिए हम अपनी स्ट्रेंथ की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्ट्रेंथ का मतलब क्या है। तो स्टूडेंट स्ट्रेंथ का मतलब कोई एसिड स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, कोई एसिड वीक हो सकता है। स्ट्रेंथ में तो 2 ही पॉसिबिलिटीज़ है, या तो स्ट्रॉन्ग होगा या फिर वीक होगा। तो बेटा स्ट्रॉन्ग का मतलब अभी यहाँ पे क्या है, स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पे क्या है कि किसी एसिड के पास कितनी कुछ क्षमता है कि वो मैक्सिमम कितने को H पॉजिटिव आयन पानी में दे सकता है। अगर मैं सिंपल बात करूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड बेटा एक ऐसा एसिड होता है जो पानी में 100% डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट, जो पानी में 100% डिसोसिएट हो जाएगा उसे मैं स्ट्रॉन्ग एसिड बोलूँगा। डिसोसिएट का मतलब टूट जाता है, जो पानी में 100% टूट जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं पानी में, उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जो पानी में 100% डिसोसिएट नहीं होता, जो पानी में 100% डिसोसिएट नहीं होता बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है। स्ट्रॉन्ग एसिड एक ऐसा एसिड है जो पानी में 100% डिसोसिएट होएगा, एंड वीक एसिड एक ऐसा एसिड है जो पानी में 100% डिसोसिएट नहीं होगा। इतनी बात क्लियर है। सो स्ट्रेंथ के बेस पर हम एसिड को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अदर वन इज वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब जो पानी में 100% डिसोसिएट होगा। वीक एसिड एक ऐसा एसिड जो पानी में 100% डिसोसिएट नहीं होगा। बेसिकली स्ट्रेंथ हमें रिप्रेजेंट क्या करता है कि वो कोई एसिड पानी में कितने को H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है, पानी में कितने को नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है। तो बच्चे मैंने आपको कुछ बात बताई थी कि H3O पॉजिटिव लिखो, चाहे H पॉजिटिव लिखो, चाहे OH3 पॉजिटिव लिखो, इन तीनों का मतलब क्या है, सेम है, मीनिंग सेम है इन एक्वा सोल्यूशन। एक्वा सोल्यूशन के बीच में इन तीनों का मतलब क्या है बच्चे, सेम है। ये मैंने पढ़ रखा है। तो अभी मैंने क्या बात की, रिपीट मारते हैं थोड़ा। स्ट्रेंथ के बेस पे भी मैंने क्या बताया, कोई एसिड कब बोलोगे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर वो ज़्यादा H पॉजिटिव छोड़ेगा पानी में, 100% H पॉजिटिव में टूट जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर पूरी तरह पानी में डिसोसिएट नहीं होगा तो वीक एसिड होगा। फॉर एग्जांपल अगर एक आपको छोटी सी एग्जांपल दूं बच्चे, मुझे ये वाली एग्जांपल बताना, यहाँ पे जो CH3COOH होता है यानी कि एसिटिक एसिड, ये पानी में कैसे टूटता है आप सभी को पता है, ये ऐसे टूटता है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये पानी में ऐसे टूट जाता है। अब मुझे बताओ ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। तो बेटा ये कैसा एसिड है, ये वीक एसिड है। वीक एसिड क्यों है, ये आपको कैसे पता चला ये वीक एसिड है। वीक एसिड इसलिए है बिकॉज इसमें हाइड्रोजन तो 4 प्रेजेंट थे, इसमें तो ये टुकड़े किसके हुए, हम उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं जिस कंपाउंड के टुकड़े टुकड़े हो जाए पानी में। इसके टोटल टुकड़े नहीं हुए ना, इसमें इसने तो सिर्फ अपना हाइड्रोजन छोड़ा, सिर्फ H पॉजिटिव एक रिलीज किया। अगर ये सारे हाइड्रोजन छोड़ देता पानी में तभी मैं बोलता ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके पूरे टुकड़े नहीं हुए बिकॉज ये पूरी तरह पानी में H पॉजिटिव इसने नहीं छोड़े, इसने सिर्फ एक हाइड्रोजन छोड़ा है अपना। अगर सारे छोड़ देता तो तभी मैं बोलता ये स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है इतनी बात। अगर इसकी बात करूँ मैं HCl की, ये पानी में कैसे टूटता है, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। अब ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो आपका आंसर होगा रियली ये कैसा एसिड है बच्चे, स्ट्रॉन्ग एसिड है। बिकॉज इसके टोटल टुकड़े टुकड़े हो गए, इसके पास जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट थे सारे के सारे टूट गए बीच में। क्लियर है इतनी बात। तो अगर मैं बात करूँ H2SO4 की,
तो बच्चे H2SO4 ऐसे टूटता है। अब अगर आपको मालूम हो 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। अब H2SO4 कैसा एसिड है? ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड है? बिकॉज इसके भी क्या हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, ये पूरी तरह हाइड्रोजन इसके डिसोसिएट हो गए पानी में। क्लियर है इतनी बात? तो एक वर्ड हम यूज करते हैं स्ट्रेंथ को देखने के लिए जिसका नाम होता है अल्फा। अल्फा भी ये क्या होता है? अल्फा को हम दुनिया वाले जानते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन का मतलब टूटना। अब डिग्री का मतलब मेजर करना भी, कितना टूटना, कितना टूटा, कोई कितना टूटे। अगर कोई मान लीजिए एसिड है, मान लीजिए अगर कोई एसिड है, अगर 30% से ज़्यादा उसकी ब्रेकडाउन हो जाए पानी में, अगर उसकी ब्रेकडाउन हो जाए 30% से ज़्यादा, तो उसको हम बोल देते हैं वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। पहली बात आप कैसे चेक करते हो? पहली बात तो चेक करने का इसी वे है कि आप रिएक्शन करवाओ। अगर आप उसके पूरी तरह टुकड़े हो गए तो बोल देंगे कि स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज वीक है। मैथमेटिकली वो कैसे देखते हैं? हायर क्लासेस में आप मैथमेटिकली प्रूफ करोगे, और मैथमेटिकली आपके जस्ट रिजल्ट दे रखा है। वो क्या कहते हैं कि अगर अल्फा की वैल्यू, अल्फा अब क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब एसिड कितना को ब्रेक डाउन हो रहा है, कितना को टूट रहा है। अगर 30% से ज़्यादा टूट रहा है पानी में तो स्ट्रॉन्ग होगा, अगर 30% से कम टूट रहा है तो वीक होगा। क्लियर है? अगर 30% से ज़्यादा टूट रहा है तो स्ट्रॉन्ग है एसिड, अगर 30% से कम टूट रहा है तो वो एसिड कैसा है? वीक है। क्लियर है? तो अल्फा की हम डेफिनेशन कैसे देते हैं बच्चे? अल्फा बेसिकली किसके इक्वल होता है? अब देखो, नंबर ऑफ एसिड मोलिक्यूल आयोनाइज्ड, ये हैश का मतलब है नंबर, ठीक है, इसका मतलब है नंबर। अब ध्यान से देखना, अल्फा की डेफिनेशन क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की डेफिनेशन क्या है कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल, नंबर ऑफ एसिड मोलिक्यूल आयोनाइज्ड, कितने को हमारा एसिड आयोनाइज हुआ, किसको ध्यान में रखते हुए, डिवाइडेड बाय नीचे पता क्या लिखते हैं, जिसको हमने ध्यान में रखना है। ध्यान में हमने क्या रखना है? टोटल नंबर ऑफ एसिड मोलिक्यूल प्रेजेंट इन एक्वा सोल्यूशन। अब ध्यान से समझो, अल्फा का मतलब क्या है कि हमने उस एसिड सोल्यूशन में कितना को एसिड लिया और उस एसिड में से कितने H पॉजिटिव आयन बने, यानी कि उस एसिड में से कितना पोर्शन उसका पानी में टूटा, कितना पोर्शन उसका ब्रेकडाउन हुआ, यानी कि कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल एसिड के टूटे पानी में, वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? अल्फा रिप्रेजेंट करता है। अल्फा का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रिप्रेजेंट करता है बच्चे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है? आई रिपीट, हमारे पास ओवरऑल इतना एसिड प्रेजेंट है, इस पूरे एसिड में से कितना को पोर्शन एसिड का ब्रेकडाउन हुआ, उसे हम क्या नेम देंगे? अल्फा का नेम देंगे। क्लियर है? आगे मूव करूं? चलिए, ये आपको पता होना चाहिए बच्चे। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। उसके बाद बच्चे हमारे पास फोर्थ कैटेगरी आती है कंसंट्रेशन की। एसिड को किस कैटेगरी में बांटते हैं? फोर्थ कैटेगरी किसकी क्लासिफिकेशन थी? कंसंट्रेशन की। एंड फिफ्थ आप कॉम्पोजिशन के बेस पे भी बोल सकते हो, जिसमें मैंने हाइड्रा एसिड एंड ऑक्सी एसिड्स में एक्सप्लेन किया था। उसको चाहे कैटेगरी में बनाओ चाहे ना बनाओ, मर्जी आपकी। तो कंसंट्रेशन के बेस पे बेटा, कंसंट्रेशन का मतलब बेसिकली क्या है? कंसंट्रेशन, पहली बात, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा, इसको ऐसे मत समझ लेना कि वो उसकी एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा। पहली बात, कंसंट्रेशन कोई स्ट्रेंथ के बारे में नहीं हमें बताता। फिर कंसंट्रेशन बताता क्या है? कंसंट्रेशन सिर्फ हमें ये आइडिया देता है कि उस एसिड के अंदर पानी कितना को प्रेजेंट है, पानी कितना को प्रेजेंट है। अब बाय द वे ध्यान से सुनो, कंसंट्रेशन हमें क्या आइडिया देता है कि वाटर की अमाउंट के बारे में आइडिया देता है ये, कि वाटर एसिड के अंदर कितना को पानी प्रेजेंट है। अब बात केस 1, अगर एसिड की अमाउंट ज़्यादा है वाटर की अमाउंट से इन एक्वा सोल्यूशन, मान लीजिए हमने एक एसिड एंड वाटर का एक्वा सोल्यूशन बनाया, अगर उस एक्वा सोल्यूशन में हमारा एसिड ज़्यादा है एज कंपेयर टू वाटर, बट किस सोल्यूशन में? एक्वा सोल्यूशन में, तो उस एसिड को नाम देंगे कंसंट्रेटेड एसिड। कौन सा एसिड? कंसंट्रेटेड एसिड। अगर हमारे एसिड की अमाउंट ज़्यादा है वाटर की अमाउंट से इन एक्वा सोल्यूशन, उस एसिड को कैसा नाम देंगे? कंसंट्रेटेड एसिड। बाय द वे, अगर एसिड की अमाउंट हमारी कम हो एज कंपेयर टू वाटर अमाउंट, एज कंपेयर टू वाटर अमाउंट, किसमें? इन एक्वा सोल्यूशन, तो हम उस एसिड को कौन सा नाम देंगे? डिल्यूट एसिड। इतनी बात क्लियर है? तो एक बात बच्चे आपको और ध्यान में रखनी है कि जो हमारा, आपको एक बात ध्यान में रखनी है, कभी भी हम वाटर को एसिड में नहीं डालते। तो करते क्या है? पहली बात ध्यान में, ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में कि हम कभी भी, जब भी एक, अगर हमने मान लो डिल्यूट सोल्यूशन बनाना है, मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया कि वाटर एंड एसिड का ना डिल्यूट सोल्यूशन बना दो, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है। या तो आप क्या कर सकते हो बच्चे, एसिड में वाटर डाल सकते हो, या फिर वाटर में एसिड डाल सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है, कभी भी वाटर को एसिड में मत डालना, कभी भी वाटर को एसिड में मत डालना। अगर वाटर को बच्चे आपने एसिड में डाल दिया ना, तो आपकी बॉडी भी जल सकती है, ठीक है, वो हमें काफ़ी हार्म क्रिएट कर सकता है, ठीक है, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है उस एनवायरनमेंट में। अब ऐसा क्यों है? बिकॉज बेटा जब भी वाटर को हम एसिड में डालते हैं ना, वो रिएक्शन पता कैसी होती है? एक्सोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है।
कैसी रिएक्शन हो जाती है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब जिसमें एक्सो मतलब रिलीज, सभी को पता है बच्चे। थर्मिक का मतलब हीट है, जिसमें हीट एनर्जी काफ़ी रिलीज होती है। आई रिपीट, जब भी बेटा हम वाटर को एसिड में डालते हैं ना, उस केस में काफ़ी ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होती है एनवायरनमेंट में। तो ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होने से हमारी बॉडी बर्न भी कर सकती है और उस इन्वायरमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। सो ऑलवेज टेक केयर। जब भी हमने डिल्यूट सोल्यूशन बनाना हो तो हम क्या करते हैं? ऑलवेज पुट एसिड इनटू वाटर, नॉट वाटर इनटू एसिड। हमेशा जब भी डिल्यूट सोल्यूशन अगर बनाना चाहते हो तो एसिड को पानी में डालो, वाटर को एसिड में मत डालो। ठीक है बच्चे? तो चलिए हम आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का, हाउ टू प्रिपेयर एसिड। एसिड को कैसे बना सकते हैं हम। ठीक है, तो मेनली हम ना 4 बेसिक वे यूज़ करते हैं एसिड को प्रिपेयर करने के लिए। हमारे पास और भी वेज होते हैं, लेकिन मेनली हम अपने जो हमारी बुक में मेंशन है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। वो हमारे पास 4 वेज है। फर्स्ट वन इज सिंथेसिस मेथड। सिंथेसिस का मतलब होता है बच्चे जोड़ देना। अब एक बात ध्यान में रखनी है, सिंथेसिस मेथड कब यूज़ करें, इन चारों में कौन सा मेथड कब यूज़ करना है ये पता होना जरूरी है। ठीक है, तो सिंथेसिस मेथड बेशक तब यूज़ करना है। सिंथेसिस का मतलब सबसे पहले एडिशन, 2 चीज़ों को जोड़ देना। सिंथेसिस का मतलब 2 चीज़ों को जोड़ देना। सिंथेसिस मेथड बेशक बच्चे तब यूज़ करना है जब हमने कोई बाइनरी एसिड बनाना हो। कौन सा एसिड बनाना हो? बाइनरी एसिड। अब सर ये बाइनरी एसिड कौन सा होता है? बाइनरी एसिड बच्चे एक ऐसा एसिड होता है, लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं HCl, जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट प्रेजेंट हो। इसमें 2 एलिमेंट प्रेजेंट है ना, HCl। अगर मैं बात करूं HBr, ये भी बाइनरी है। अगर मैं बात करूं HNO3, क्या ये बाइनरी है? तो ये बाइनरी नहीं है, ये टर्शरी भी नहीं है। इसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है? सोच के बताना मुझे, ठीक है? कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देना आपने कि HNO3 इज बाइनरी, टर्शरी, क्वाटर्नरी, कैसा है ये? ठीक है, इसका नेचर। तो फिलहाल मुझे ये बताओ, HCl कैसा है? बाइनरी है। HBr कैसा है? बाइनरी है, बिकॉज इसमें 2 एलिमेंट प्रेजेंट हो, वो बाइनरी होगा। क्लियर है? इतनी बात पता है हमें, क्लियर है ना? तो चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, इसकी कोई एग्जाम्पल करते हैं। हाउ टू प्रिपेयर एसिड पढ़ रहे हैं ना, कि एसिड को कैसे बनाया जा सकता है। फर्स्ट मेथड इज बाय एडिशन मेथड, कि 2 एलिमेंट्स को जोड़ दो। ये वाला मेथड कब यूज करना है? जब हमने बाइनरी एसिड प्रिपेयर करना हो। फॉर एग्जाम्पल HCl प्रिपेयर करना हो, HBr प्रिपेयर करना हो, तो हम किसको बुलाएंगे? हम बुलाकर लाएंगे H2। हम बोलेंगे आजा भी H2 तू आजा, और Cl2 तू आजा। आप दोनों आपस में जुड़ जाओ और हमें क्या दे दो? एसिड दे दो। क्या देंगे हमें? ये 2HCl बन जाएगा। क्लियर है बच्चे? ये हाइड्रोजन है और ये क्या हमारे पास? क्लोरीन इज नॉन मेटल। सबको पता है ना, क्लोरीन इज नॉन मेटल एंड H2 इज हाइड्रोजन गैस। तो हमें क्या मिल रहा है? बाइनरी एसिड मिल गया, विच इज हाइड्रोजन क्लोराइड। इतनी बात क्लियर है ना बच्चे? एक बात ध्यान में रखना है, ध्यान से एक इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए बेटा। कभी भी जब एसिड बनाते हैं हमेशा हम क्या लेते हैं? इनका एक्वा सोल्यूशन लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे? इनका एक्वा सोल्यूशन। बेटा यहाँ पे हमारे पास अगर HCl केला पड़ा है, अगर HCl के अंदर पानी नहीं है, उसको हम नेम देते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड का। क्या नेम देते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड का। बाय द वे, अगर हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर पानी डाल दिया, अगर मैं HCl बाय द वे आपको ऐसे दिखा हो, HCl एक्वस, इसका मतलब होता है हाइड्रो कैलोरिक एसिड। ठीक है, कभी भी HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बोला जाता बच्चे, HCl एक्वस को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाता है। ये बात ध्यान में रखनी है आपने। अब ये जो एसिड बना ना, ऐसे नहीं बना, ये एक्वस होगा। कैसा होगा? एक्वस। इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी जरूर होगा। क्लियर है? इसकी अनदर एग्जांपल एक और लिख देता हूँ आपके लिए। H2, कोई भी नॉन मेटल ले लो, लाइक अगर सल्फर ले लो, तो हमें क्या मिलेगा बच्चे? H2S। ये कैसा है? ये भी एक एसिड है, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लियर है? तो आगे मूव करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले वाटर को हम रिएक्ट कराते हैं, आगे देखते हैं। पहले आपको ये करा दूं, अभी ये हमने कर लिया, फर्स्ट हो गया ना क्लियर आपको कब यूज करना है? जब हमने बाइनरी एसिड प्रिपेयर करनी हो। नेक्स्ट हम इस पे मूव करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स ये करवाने जा रहा हूं आपको, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स यहाँ पे। क्लियर है? अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब 2 पढ़े थे हमने, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये होता है ना ऑक्सीडेशन का मतलब, या तो आप ऑक्सीजन ऐड कर दो या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कर दो। अब ध्यान देना, पहली बेसिकली ऑक्सीडेशन किसकी करनी है? नॉन मेटल की करनी है। किसकी करनी है? नॉन मेटल की करनी है। क्लियर है बच्चे? तो नॉन मेटल मैं अपनी तरफ से लेकर चल रहा हूँ। मान लीजिए कोई भी ले लेता हूँ, सल्फर ले लिया, ठीक है, जो आपकी बुक में मेंशन है, प्लस एसिड
ऑक्सीडेशन करनी है। अब ऑक्सीडेशन करवाने के लिए मुझे कौन चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। जो किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट होता है जो किसी की ऑक्सीडेशन करवाता है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आवाज दूंगा मैं, तो काफ़ी मशहूर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका नाम होता है नाइट्रिक एसिड, HNO3। ये काफ़ी फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपको पता होगा बच्चे, ठीक है। अब ये क्या कराएगा, अपने अपने से हाइड्रोजन रिमूव करवाएगा, अपने में से हाइड्रोजन रिमूव कराएगा। अब देखना ध्यान से, अब मैं आप सभी को पता है कि बच्चे सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है, मानते हो 16 होता है ना सल्फर का एटॉमिक नंबर। यहाँ पे लिख दूँ, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 16, यानी कि इसकी कन्फिग्रेशन बनेगी 16 एटॉमिक नंबर, इसकी कन्फिग्रेशन बनेगी 286। सो इसके वैलेंस शेल पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे मैं इसके बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल लेकर चलूंगा, 6 लेकर चलूंगा। बेटा ये जस्ट मैंने आपको एक वे बता दी याद करने की कि इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए HNO3 के आपने कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं, तो 6 लेने हैं, ठीक है। ये बच्चे भूल जाते हैं, तो मैंने आपको इस वे से याद करवा दिया कि सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चे, 16। इस वे से वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो उस बिहाफ पर हमने अपनी तरफ से उसको कह लो निमोनिक बना लिया, एक ट्रिक बना ली याद करने की। क्लियर है। तो जब ये रिएक्शन होगी हमें मिलता क्या स्टूडेंट्स, एक मिलता है हमें H2SO4 और साथ में मिलता है बच्चे हमें एक वाटर मिलता है और साथ में नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। इसको थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है हमारे पास, 6 है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो वाटर कितने, H कितने हमारे पास, यहाँ पे 6 है, तो हमारे पास कितने आ चुके हैं अभी तक, 2 2 4, 2 चाहिए और 2 यहाँ पे लगा दो, ठीक है। 6 कंप्लीट हो गए, तो बच्चे हमें ये रिएक्शन मिलेगी। क्लियर है, इतनी बात है। तो इससे हमने क्या प्रिपेयर किया, क्या कोई एसिड प्रिपेयर हुआ, बिल्कुल। हमने नाइट्रिक एसिड की हेल्प से हमने कौन सा एसिड प्रिपेयर कर लिया, हमारा किंग ऑफ एसिड यानी कि H2SO4 प्रिपेयर कर लिया, किसकी हेल्प से, नाइट्रिक एसिड की हेल्प से। क्लियर है इतनी बात। तो एक रिएक्शन और करवा देता हूँ आपके इस जैसी, फॉस्फोरस, ये भी एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, HNO3। तो आप सभी को पता है स्टूडेंट्स की फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, इसकी कन्फिग्रेशन 285, इसके वैलेंस शेल पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 5। तो ये रिएक्शन करने के लिए हमें कितने लेने पड़ेंगे, HNO3 5 लेने पड़ेंगे। इसको ऐसे याद कर लो, ठीक है। क्लियर है। तो आगे देखते हैं हमें मिलता है क्या बच्चे, यहाँ पे मिलेगा हमें फॉस्फोरिक एसिड। कौन सा एसिड मिलता है, H3PO4, साथ में वाटर रिलीज होता है और साथ में एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। क्लियर है बच्चे। तो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन 5 है, तो यहाँ पे 5 नाइट्रोजन लगा दो। हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 5 है, यहाँ पे 3 हो गए और यहाँ पे 2 हो गए। ये हमारी रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस्ड है। क्लियर है इतनी बात। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने नाइट्रिक एसिड की हेल्प से हमने क्या प्रिपेयर कर लिया, फॉस्फोरिक एसिड प्रिपेयर कर लिया। बच्चे आपको ना एक सल्फ्यूरिक एसिड की खास बात बताता हूँ। जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना वो काफ़ी अच्छा ड्राइंग एजेंट माना जाता है। ये किसी अनदर चीज़ को ड्राई करने के लिए यूज़ किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा अगर इस सल्फ्यूरिक एसिड को किसी चीज़ को ड्राई करने के लिए यूज़ किया जाता है ना, इट मीन्स ये काफ़ी सूखा सूखा होगा, है ना, काफ़ी ड्राई होगा, ये खुद में अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ड्राई होगा। इट मीन्स बच्चे कभी भी इसके ना वेपर नहीं बनते, कभी इसके वेपर नहीं बनते, वेपर नहीं बनते। किसके नहीं बनते बेटा वेपर, सल्फ्यूरिक एसिड के। जिसके वेपर नहीं बनते ना उसको हम पता किस नाम से बुलाते हैं, नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल, इट मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉन वोलाटाइल इन नेचर, ठीक है। बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड के वेपर नहीं बनते इसलिए उसको नॉन वोलाटाइल बोला जाता है। इतनी बात क्लियर है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टूडेंट मूव करते हैं एसिड प्रिपेयर करने का थर्ड वे, बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेथड, बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेथड। तो इसमें कौन सी एग्जांपल आ जाएगी हमारे पास, अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूं, मान लीजिए इसमें डिस्प्लेसमेंट में पता क्या होता है स्टूडेंट्स, हम ना अपनी तरफ से कुछ लेकर आते हैं साल्ट। क्या लेकर आते हैं, साल्ट। मान लीजिए कुछ NaCl ले हमें, ठीक है, और उस साल्ट को हम रिएक्ट कराते हैं एक लेस वोलाटाइल एसिड से। तो अभी मैंने बताया कि लेस वोलाटाइल एसिड कौन सा है, जो नॉन वोलाटाइल होगा या फिर लेस वोलाटाइल बोल रहा हूँ। तो सल्फ्यूरिक एसिड तो काफ़ी अच्छा नॉन वोलाटाइल एसिड है। तो यहाँ पे मैं किस एसिड को बुला लिया, मैंने लेस वोलाटाइल एसिड को बुलाने का मतलब मैंने सल्फ्यूरिक एसिड को बुला लिया। मान लीजिए कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं ये तो नॉन वोलाटाइल है इसलिए बुला लिया, ठीक है। तो जब मैं इस एसिड को नमक पे गिराऊंगा, कॉमन साल्ट पर गिराऊंगा, तो मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, एक तो मिलेगा, ध्यान से देना, NaHSO4, ठीक है, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और साथ में बच्चे क्या रिलीज होगा, एक एसिड रिलीज हो जाएगा HCl। ध्यान से देखना, इधर से ना एक हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन पड़े ना, ये अपना एक हाइड्रोजन इसको दे देगा, ठीक है, ये अपना एक हाइड्रोजन इसको दे देगा। क्या बन जाएगा हमारे पास
HCl बन जाएगा और पीछे क्या बचेगा हमारे पास, एक सोडियम बचेगा और एक HSO4 बचेगा। सोडियम जो बचा उसको ऐसे लिख दिया और पीछे इसके पास क्या बचा, HSO4, इसको ऐसे लिख दिया। क्लियर है इतनी बात। आपको एक छोटी सी एग्जांपल और दे दो। तो मान लीजिए मैं अगर साल्ट ये वाला ले आऊँ NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, और लेस वोलाटाइल एसिड को बुलाने के लिए मैंने H2SO4 को बुला लिया। बेटा यहाँ पे हो क्या रहा है, ये लेस वोलाटाइल एसिड है, ये लेस वोलाटाइल है, बट ये वाला एसिड कैसा है, ये मोर वोलाटाइल है। ये वाला मेथड हम कब यूज़ करते हैं, जब हमने एक लेस वोलाटाइल एसिड से मोर वोलाटाइल एसिड प्रिपेयर करना हो। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो अब भी रिएक्शन ऐसे ही होनी है। अब ये इसके पास 2 हाइड्रोजन है ना, ये अपना एक हाइड्रोजन इस NO3 को दे देगा, एक हाइड्रोजन इस NO3 को दे देगा। तो बनेगा हमारे पास क्या, बनेगा हमारे पास क्या बचे, Na जो है नाइट्रोजन यहाँ पे पड़ा था वो वैसे ही आ गया, और पीछे किसके साथ इसने जुड़ना है, जो इधर बचेगा इसके पीछे क्या बचा, HSO4 प्लस ये जुड़कर क्या मिले, HNO3। तो अभी आपको बताया HNO3 तो वोलाटाइल एसिड है बच्चे, ये मोर वोलाटाइल है, ठीक है, इसके वेपर बन जाते हैं। इतनी बात क्लियर है। एंड बच्चे जो हमारे पास लास्ट वे बची है ना, जो हमारे पास लास्ट वे बची है वो बनी है वाटर प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की। वीडियो काफ़ी लॉन्ग जा रही है, मैं आपको थोड़ा जल्दी एक्सप्लेन करता हूँ बच्चे। वाटर प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से भी हम एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये वाला मेथड कब यूज़ करना है ये बात जरूरी है हमारे लिए देखना। ये मेथड बच्चे हमने तब यूज़ करना है जब हमने ऑक्सी एसिड प्रिपेयर करने हो। कैसे एसिड, ऑक्सी एसिड्स। ये वाले मेथड कब यूज़ करना है हमने, ये वाले मेथड का जब हमने कैसा एसिड प्रिपेयर करना हो, ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड का मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन आए एंड नॉन मेटेलिक वन एलिमेंट आए, ये हमने किया हुआ है। तो बच्चे ये आपको अपनी बुक में मिल जाएगा, ठीक है। एक बात और याद में रखनी है कि हम ना ऑक्सी एसिड्स को एसिडिक एनहाइड्रेट्स भी बोल लेते हैं। ये आपको खुद से करनी है, ये वाली रिएक्शन आपकी बुक में गिवन है, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई तो आपने मुझे ग्रुप में मैसेज करना है, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। वीडियो काफ़ी लॉन्ग जा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।